साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या है? जैसे वो लिंक पे क्लिक करेंगे ऑब्वियसली अपने वेरिफिकेशन के लिए उसको यूज़र ने पासवर्ड देना ही पड़ेगा। रिसेंटली क्रोम को खरीदने का ऑफर हमारे एक इंडियन अरविंद श्रीनिवास सर जी ने दिया था, जो कि 3 लाख करोड़ में उसे खरीदना चाह रहे थे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनलीगल काम ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकता। क्या इतना इजी है इतना सारा डेटा फाइंड करना? बिना किसी पेमेंट के आप कोई भी चीज़ आप फ्री में नहीं मिल सकती अभी के टाइम पे। कुछ ऐसे भी वीडियोस होते हैं जो पर्सनल होते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो वायरल हो जाते हैं। वहाँ पे जो पेमेंट होता है जी, वो वहाँ पे बिटकॉइन या फिर पाई कॉइन के थ्रू किया जाता है ताकि वो ट्रेस ना हो सके। हेलो व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक राइट स्वाइप से आप एक नेशनल केओस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल लेवल टू ग्लोबल लेवल? या फिर क्या आपने सोचा है कि आपका व्हाट्सएप चैट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं? या आप जानते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है? इसी तरीके के फैक्ट से आज हम पर्दा उठाने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं द साइबर टॉक शो, जो कि प्राउडली स्पॉन्सर किया गया है साइफरनेट एडिवर्स प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि हैदराबाद, नागपुर ही नहीं पूरे इंडिया का वन एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं हमारे इस शो के फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर भूषण सर, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सो भूषण सर, आई वेलकम यू इन दिस साइबर टॉक शो। हाय ऐश्वर्या, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। मोस्ट वेलकम सर। सर, जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही अलग लेवल पे जा चुकी है। आज आप इंजीनियरिंग के फील्ड में देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी एक अलग रोल प्ले कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या है, और इससे रिलेटेड जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं कि मोर देन 8,500 केसेस ऑन साइबर क्राइम इज सीन इन 2025। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि व्हाट साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली इज। ओके ऐश्वर्या, अभी के टाइम पे जो इंडिया की 99 पॉपुलेशन है वो रेगुलर बेस पे इंटरनेट को यूज़ कर रही है। तो जहाँ जहाँ पे इंटरनेट यूज़ होगा वहाँ वहाँ पे साइबर क्राइम होना ही होना है, क्योंकि मैक्सिस टू मैक्स जो क्लाउड होता है बिलो पॉवर्टी लेवल के नीचे का आता है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली पेड सब्सक्रिप्शन की तरफ ना जाते हुए वो फ्री सोर्सेज की तरफ जाते हैं। ऑब्वियस ये है कि जहाँ पे भी फ्री सोर्स है, मतलब बिना किसी पेमेंट के आप कोई भी चीज़ आप फ्री में नहीं मिल सकती अभी के टाइम पे। जहाँ पे फ्री में मिल रहा है ऑब्वियस ये वहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ वहाँ पे यूज़ हो रही होंगी। तो जी। वो क्या होते हैं, मैक्स जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बैकग्राउंड में यूजर्स का डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं, ओह, और फिर वो डेटा को एक जगह पे स्टोर किया जाता है। देन फिर वो डेटा को बेचा जाता है अदर कंपनीज के लिए फॉर प्रमोशन पर्पस एंड ईटीसी एनी अदर पर्पस। ओके। तो सर, साइबर सिक्योरिटी का रोल कहाँ आता है? साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली दो टीम्स होती है, एक ब्लू टीम होती है एंड एक रेड टीम होती है। जी। ब्लू टीम का काम होता है नेटवर्क को एंड जो भी एप्लीकेशंस है उनको प्रोटेक्ट करना, और रेड टीम का काम होता है बेसिकली उस पर अटैक परफॉर्म करना, डेटा ब्रीच करना, डेटा को बैकअप में स्टोर करना, हैकिंग करना है। ईटीसी ये रेड टीम का पार्ट होता है। तो जी। ब्लू टीम का मेन काम होता है कि वो चीज़ कैसे प्रॉपरली सिक्योरिटी उसकी हाई कर सके। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही है, अभी एप्लीकेशन डेवलप होने का डायरेक्ट डिप्लॉय होती है क्या? वो नहीं होती है। वो डिप्लॉय होने से पहले उस पर टेस्टिंग की जाती है, सिक्योरिटी चेक किया जाता है, कोई लूप होल छूटा है कि नहीं छूटा है, कोई वहाँ पे ब्लैक होल है नहीं है। देन आफ्टर वो पब्लिश होती है। जब वो ब्लू टीम का काम ही यही है कि वो लूप होल को फाइंड करना, जब वो डेवलप होकर डिप्लॉय हो तब जाके कोई यूज़र या कोई अटैकर उस पर अटैक करके डेटा को हैक ना कर सके। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में ये चीज़ें होती है। और जो अटैक्स होते हैं वो अटैक किए जाते हैं हैकर के थ्रू। हैकर दूसरे यूजर्स का डेटा को हैक करके वो अपने पास स्टोर करता है ताकि उससे वो कोई एक इनकम सोर्स को जनरेट कर सके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जिस तरीके से आज एक हाइप क्रिएट हो चुकी है कि साइबर सिक्योरिटी आज हम देखेंगे कि काफ़ी सारे लोगों को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बहुत फैसिनेटिंग लगता है ये साइबर सिक्योरिटी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली क्या है, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें साइबर क्राइम्स की तरफ लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रीसेंट डेटा में ये चीज़ अभी शेयर हुई है कि मोर देन 8,500 डेटा ब्रीचेस
इन 2025, मतलब अभी साल शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से। तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? ऐश्वर्या, अभी के टाइम पे कैसे है बेसिकली कि हमारे इंडिया के 99 जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्टेड है और दिन में 20 से ज़्यादा घंटे वो कंटिन्यू इंटरनेट से एक्सेस होती है। ओके। करेक्ट। देन आफ्टर वो क्या करती है कि जो हमारी उसमें से जो 50% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लेवल के नीचे की जो पॉपुलेशन है। ओके। करेक्ट है। अभी जो बिलो पॉवर्टी होने के कारण वो क्या होता है कि मैक्स टू मैक्स जो क्राउड होता है वो पेड सब्सक्रिप्शन की तरफ ना जाते हुए वो जाता है मैक्स टू मैक्स फ्री सब्सक्रिप्शन की तरफ, जहाँ पे जो एप्लीकेशंस होती है जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मूवी देखने के लिए कोई टोरेंट यूज़ करता है या फिर कोई अदर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। जी। देन आफ्टर टेलीग्राम यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस ही है कि जो फ्री में मिला तो ऑब्वियस ही है, अभी के टाइम पे कुछ चीज़ तो फ्री में नहीं मिलती है, उस चीज़ की एक कोई ना कोई कॉस्ट तो होती है। जी। करेक्ट है। जी। तो वो कॉस्ट आपकी होती है आपका डेटा। तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है, हाँ। वो एप्लीकेशन अपने थर्ड पार्टी सोर्स से डाउनलोड किए, देन आपने इंस्टॉल किए, अपने कैमरे की परमिशन दे दिए, ऑडियो की परमिशन दे दिए, कॉल लॉग की परमिशन दे दिए, एसएमएस की परमिशन, लोकेशन की परमिशन। तो आपने ये सब परमिशन दिए, तो ये सभी परमिशंस क्या होती है, इसका जो भी डेटा है वो उनके पास स्टोर होते रहता है। तो जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा फिर बाद में वो बेच के उनसे कुछ इनकम सोर्स जनरेट करते हैं। करेक्ट है। क्योंकि ऑब्वियस ये है कि जो नेटफ्लिक्स वगैरह है, जी। ऑब्वियस वो लाखों करोड़ में बेसिकली मूवी बाय कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। देन इतने कॉस्टिंग या देन इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो वहाँ पे आपको 200 के आसपास सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। करेक्ट है। जब वो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मूवी बाय कर रहे हैं, तो उनको तो कॉस्ट लगी ही रही है। जी। तो जब उनको इतनी कॉस्ट लगी तो वो फ्री में तो दे नहीं सकते। बिल्कुल। फिर ये थर्ड पार्टी सोर्स वहाँ पे आते हैं। थर्ड पार्टी सोर्स क्या करते हैं, बेसिकली वो फ्री में आपको मूवी ऑफर करती है। देन फिर आप वो फ्री के चक्कर में आप उनके पास जाते हो और अपने डेटा को आप क्या कर देते हो, उनको फ्री में देते हो। ओह, मतलब ये तो सर फिर तो बहुत महंगी चीज़ हो गई। Yes. फ्री तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें। तो इस टाइम पे तो कोई चीज़ फ्री है ही नहीं ना। जी। तो इसलिए तो मैक्स टू मैक्स जो क्राउड होता है वो इस चीज़ फ्री के सोर्स की तरफ जाने के कारण जो मैक्स टू मैक्स साइबर अटैक जो है ना, इस टाइम पे कंटिन्यू बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ आता है रोल साइबर सिक्योरिटी का। यस। तो साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली करता क्या है? साइबर सिक्योरिटी बेसिकली जो भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एक प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन आने वाली है, जी। डेवलपर ने एप्लीकेशन डेवलप कर दी है, देन आफ्टर उन्होंने भी टेस्टिंग कर ली, कोड टेस्टिंग वगैरह। देन फिर वो आती है एक साइबर सिक्योरिटी टीम के पास वहाँ पे वैपिड करने के लिए। वैपिड स्टैंड फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसके हेल्प से बेसिकली हम जो एप्लीकेशन होते हैं उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि वहाँ पे जितने भी हमारे प्री डिफाइंड अटैक्स होते हैं वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसको हम चेक किया जाता है। ओह। तो जब उस पर कोई अटैक की वनबिलिटी मिलती है तो हम बेसिकली उसको रिपोर्ट करके वो वनबिलिटी को वही टाइम पे बंद कर देते हैं। देन फिर वो जाती है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर भी उसको वेरिफिकेशन करता है। देन आफ्टर वेरीफाइड होने के बाद वो फिर वो प्ले स्टोर पे अपलोड होती है। करेक्ट है। जी। तो इतने सारी सिनेरियो में सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस कहीं पे नहीं है। ठीक है। अच्छा। और यहाँ पे मेन साइबर सिक्योरिटी का काम ही यही होता है कि वो चीज़ को टेस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल हम क्रोम की तरफ से जो भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी सोर्स से हम डाउनलोड करते हैं जी। तो ऑब्वियसली उसको तो वेरीफाइड नहीं हुआ, उस पर टेस्टिंग नहीं हुई है, वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच है नहीं है, सब चीज़ें तो चेक हुई नहीं है। और उस चीज़ का जो सर्वर होता है वो सर्वर इंडिया में ही प्रेजेंट हो, इसका पॉसिबल रीज़न ही नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू आ रहे हैं वो। जी। तो वहाँ पे तो डेटा लीक होने के मैक्स टू मैक्स चांसेस होते हैं। इसमें मेन रीज़न क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी सोर्स वाले एप्लीकेशंस होती है उनके सर्वर्स क्या होते हैं, इंडिया में नहीं होते। ओह। उनके सर्वर्स होते हैं यूएस, कनाडा, देन अदर कंट्रीज़ में। तो डेटा यूएस के पास स्टोर हो रहा है। करेक्ट है। तो डेटा तो अच्छा। अभी इंडिया में है ही नहीं ना वो डेटा, तो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन वो डेटा पे लग ही नहीं रहे। सर, क्रोम से और इंडिया में डाटा होने से मुझे एक सवाल बहुत ज़ोर से आ रहा है जो मैं पूछना चाहूँगी कि रिसेंटली क्रोम को ख़रीदने का ऑफ़र हमारे एक इंडियन अरविंद श्रीनिवास सर जी ने दिया था, जो कि 3 लाख करोड़ में उसे ख़रीदना चाह रहे थे। तो ये ख़रीदने का जो रीज़न है वो क्या हो सकता है? क्या वो ये है जो आप बता रहे हैं, और या फिर ये बस यूएस प्रेसिडेंट को एक जवाब देने का मूव था? नो, बेसिकली क्या है पता है कि अभी जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की जो क्राउड है, हर किसी के फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ऑलरेडी इंस्टॉल है। करेक्ट है। जी। तो ऑब्वियस है जहाँ पे क्रोम है, जब फॉर एग्जांपल उसको इंडिया बाय करता है तो ऑब्वियस है कि क्रोम का डेटा सभी हमारे इंडिया में स्टोर होगा।
जी। करेक्ट है। तो क्रोम का डेटा हमारे इंडिया में स्टोर होगा तो हम हमारे इंडिया में जितने भी यूजर्स है या फिर जितने भी लोग हैं या पॉपुलेशन है हमारी, उसके ऊपर इजीली हम डेटा मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ। कौन किस चीज़ का डेटा यूज़ करे, किस चीज़ का डेटा किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हम इजीली उस पर रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे इंटरनेट इतना फास्ट वे में ग्रोथ हो रहा है जी। कि जिसके कारण वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना इजीली नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स जो क्लाउड होता है हमारा वो क्रोम को यूज़ करते हैं। करेक्ट है। जी। तो जब हमारे पास क्रोम ही मेन सोर्स आ गया तो हाँ। हम इजीली उस पर रिस्ट्रिक्शंस एंड इजीली हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आपने अभी हमें कहा कि सारे ऐप्स जो होते हैं वो मोस्टली लोग फ्री में यूज़ करने का कोशिश करते हैं, Yes. जो कि फ्री नहीं होता और Yes. उसके जगह उन्हें कॉस्ट देना पड़ता है डेटा। Yes. इससे मुझे ध्यान आया कि आजकल जेनजीज में हम देखते हैं कि डेटिंग ऐप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं Yes. और डेटिंग ऐप्स में भी वो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। सवाल मेरा ये रहेगा आपसे सर कि क्या डेटिंग ऐप्स में भी स्कैम्स हो सकते हैं और किस तरीके से होते हैं? इसमें मेन दो चीज़ें हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल जब वो प्रॉपर ऑथराइज सोर्स से डाउनलोड कर रहे हैं तो थोड़ा तो भी सेफ है, जी। या फिर अनऑथराइज सोर्स से डाउनलोड कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑथराइज सोर्स की तरफ जाते हैं। ऑथराइज सोर्स दैट्स मीन जोड़ी.com, देन फिर सो मेनी टाइप ऑफ डेटिंग ऐप तो प्रेजेंट है हमारे इस टाइम पे। जी। करेक्ट है। बट वहाँ पे भी एक स्कैम तो कंटिन्यू हो ही रहे हैं। अभी उसमें स्कैम क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जो मैक्स टू मैक्स जो क्राउड होती है डेटिंग ऐप की तरफ जाने वाली सबसे ज़्यादा क्राउड होती है 30 ईयर्स के ऊपर वाले लोग। ओह। ओके। तो जो 30 ईयर्स के ऊपर वाले लोग वहाँ पे जाते हैं तो ऑब्वियसली अकाउंट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है 55 ईयर का पर्सन है, उसको फॉर एग्जांपल एक 20 ईयर गर्ल का कोई मैसेज आ रहा है लाइक, तो ऑब्वियसली वो पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होगा ही। करेक्ट जी। है। तो उनके तरफ अट्रैक्ट हो ही रहा है तो ऑब्वियसली है कि कुछ दिन वो बात करेंगे, फिर उसके बाद उनको कुछ मनी एक्सट्रैक्शन शुरू कर देंगे, थोड़ा अमाउंट या देन हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग वो कुछ कर ले या फिर वीडियो कॉल पे जो बातें हो रही है उनको रिकॉर्ड करके उनसे मनी लिया जाए। तो ये अभी के टाइम पे कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैक्स क्राउड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मेल पर्सन है, वो क्या करेगा एक फीमेल पर्सन के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, गूगल से कोई एक इमेज डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर देंगे, देन फिर वो सभी को रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देंगे। तो जो उसमें से लोग उनके पास हो गए अट्रैक्ट तो फिर उन पे वो अटैक करेंगे। वो ये अटैक ना होते हुए एक स्कैम है पूरा। तो ये इस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं। जी। तो सर आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों को एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि मैक्स टू मैक्स जब भी आप ये डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटिंग ऐप को तो यूज़ करो ही मत, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम अभी के टाइम पे डेटिंग ऐप ना रहते हैं, वो स्कैम्स का एक मेन सोर्स बन चुका है। ओके। वहाँ पे क्या करते हैं, जो क्राउड होती है, जो बिलो पॉवर्टी लीग के नीचे वाले लोग होते हैं, वो मैक्स टू मैक्स ये चीज़ को हिट करते हैं। वो क्या करेंगे, वो पर्सन की इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, जी। देन फिर एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन फिर उनको एक वो मैसेज करेंगे हाय हेलो, देन फिर उनकी कुछ दिन उनके साथ चैटिंग होगी, देन आफ्टर चैटिंग होने के बाद वो क्या करेंगे, वो पर्सन से वीडियो कॉल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर धीरे धीरे उनसे मनी एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे। वो ओके। ब्लैकमेल कर करके कि हमारे पास आपकी ये डिटेल है, आपके घर की ये डिटेल है, फिर मैं आपके फैमिली मेम्बर को ये बता दूंगा। तो सिर्फ ये इसमें ये भी नहीं है, इसमें ये भी है कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या करते हैं कि जो क्राउड आता है वहाँ पे 22 ईयर्स के ऊपर वाले जो स्टूडेंट होते हैं, तो जी, उनको जी। क्या करते हैं, जो मैक्स टू मैक्स उनको भी वैसी स्पीच करके उनके ऊपर भी अटैक किया जाता है। वो अटैक नहीं, ये स्कैम का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है या फिर XYZ जो भी एक है, उन्होंने उनको मैसेज किया कुछ दिन बात करेंगे, देन फिर मिलेंगे, देन वीडियोस होंगी, फोटोज होंगी। ये फोटोज और वीडियोस वो उनके पर्सनल अकाउंट से हैक करके निकालते हैं? नो, दैट्स मीन वो क्या करेंगे, पर्सनली मिलते हैं कैफेज में, देन ETC अदर, देन फिर उनके जो फोटोज वो निकाले जाते हैं, वो वहाँ पे उनको धमकी देके उनसे पैसा निकाला जाता है उनके थ्रू। ओके। ओके। अब मैं समझ गई सर। तो आपका कहना ये है सर कि जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते थे, लोगों से ज़्यादातर फ़ोन पे ना कनेक्ट होके या डेटिंग ऐप्स में कनेक्ट ना होके हम उनसे पर्सनली मिले यस और जो ट्रेडिशनल वे था वही फॉलो करें। यस, वही Okay. सबसे सेफ एंड सिक्योर है अभी के टाइम पे। तो ओके सर, फिर मैं ये जानना चाहूँगी कि इससे लाइक जैसे हैकिंग होती है, वैसे ही एक टर्म है एथिकल हैकिंग, Yes. जो मुझे बहुत ही कंट्रोवर्शियल लगता है। लाइक एथिकल भी है और हैकिंग भी है, तो एक हैकिंग एथिकल किस तरीके से हो सकती है? ओके, एथिकल हैकिंग एक पूरा सब्जेक्ट है,
जी जिसमें बेसिकली हैकिंग होती कैसी है, कितने टाइप्स के अटैक होते हैं, अटैक को कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसमें ये पूरा पढ़ाया जाता है। सिक्योरिटी क्या होती है, आईडीएस आईपीएस क्या होते हैं, जी डेटा ब्रीच क्या होता है, डेटा को बाईपास कैसे किया जाता है, स्क्रिप्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ये पूरा इथिकल हैकिंग में पढ़ाया जाता है। जी बट क्या होता है, जो इथिकल हैकिंग टर्म है वो बेसिकली हैकिंग का एक पूरा का पूरा एक सिलेबस है। ठीक ओके है, यहाँ पे मेन 3 चीज़ें होती है, एक ब्लैक हैट हैकिंग, एक वाइट हैट हैकिंग और एक ग्रे हैट हैकिंग। मेन डिफरेंस इन 3 चीज़ों में है। तो सर ये जो इलीगल काम है ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी होते होंगे? यस, ये जरूरी इतना ही नहीं, ये ब्लैक हैट हैकिंग अभी तक बहुत बड़ा सिलेबस बन चुका है। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ फन पर्पस के लिए वो हैकिंग करे, जी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी होती है। हो सकता है एक राइवल कंपनी अपने अपोनेंट कंपनी के ऊपर अटैक परफॉर्म करके उसके डेटा लॉस करवाना चाहता हो। हम्म करेक्ट है। तो यस ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फन पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है। हो सकता है कि एक कंपनी ने अपने राइवल कंपनी के लिए उसको बुलाया हो, उनके थ्रू अटैक किया गया हो। ऑब्वियसली, क्योंकि हैकिंग करने के लिए एक छोटे से लैपटॉप जरूरी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें लगती है। हो सकता है एक साथ दो से तीन अटैक एक साथ करना पड़ा क्योंकि सर्वर में एंट्री नहीं मिल रही है, नेटवर्क की जी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। हाँ तो हो सकता है उनको एक पूरी की पूरी 10 से 12 लोगों की टीम लग रही हो हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए। जी करेक्ट है। तो यस कोई भी एक पर्सन ये अटैक परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं कर नहीं सकता है। और एक अटैक को परफॉर्म करने के लिए नियर अबाउट 30 to 40 लाख की कॉस्टिंग आती है। तो ओके कोई एक पर्सन इतने इतना कॉस्टिंग को अफोर्ड कर सकता है क्या? नहीं नहीं कर कर सकता सकता है। तो ऑब्वियसली उनके बैकग्राउंड में कोई ना कोई है जो उनको फंड कर रहे हैं। ओके करेक्ट है। तो जो फंड कर रहे हैं वो है मेन वहाँ पे। क्या ये टेररिस्ट्स हैं? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, टेररिस्ट भी हो सकते हैं या फिर कोई बेसिकली कंपनी हो सकती है। इसमें बेसिकली किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, या कोई भी कर सकते, जो उनको फंड कर रहे हो उनके लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। ओके तो ये Yes. फंडिंग कहीं से भी आ सकती है। यस। तो सर जैसे ब्लैक हैट के बारे में आपने बताया, इसी तरीके से एक होता है वेब और एक होता है डार्क वेब। यस। और डार्क वेब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ट्रेंड में है। यस। तो सर ये डार्क वेब क्या है और इसका किस हद तक यूज़ किया जा सकता है? जो बेसिकली वेब और डार्क वेब है उसमें मेन है कि जो आपका इंटरनेट है, जी जो वेबसाइट पे आप सर्व करते हो या फिर google.com पे कुछ सर्च करते हो, वो ऑल ओवर इंटरनेट का सिर्फ 3 से 4% ही है। ओह और बाकी का जो है वो नियर अबाउट 20 to 30% के आसपास डीप वेब है। और देन फिर रिमेनिंग जितना भी बचता है वो पूरा डार्क वेब है। इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं। जी करेक्ट है। डार्क वेब में आप डायरेक्टली जाके कुछ सर्च नहीं कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट पे जाने के लिए प्रॉपर एक वेबसाइट और वहाँ तक का सोर्स वेबसाइट होनी चाहिए, अदरवाइज आप डार्क वेब पे कुछ भी नहीं सर्च कर सकते हो। जैसे आपके पास गूगल है, आपको फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे उस रिगार्डिंग चीज़, तो आपको उसके रिगार्डिंग के जितने भी ऑप्शन है वो दिखते हैं। जी बट डार्क वेब में ये नहीं होता। आपके पास कोई भी एक वेबसाइट पे जाने के लिए प्रॉपर एक वेबसाइट, उसकी पूरी एक वेबसाइट की लिंक होनी चाहिए, तब जाके आप वो वेबसाइट पे जाते हो। इतना ही नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि मैक्स टू मैक्स जो ट्रांजेक्शन होता है वो करेंसीज भी अलग होती है उनकी, जैसे बिटकॉइन, पाई कॉइन, तो ETC अदर्स, तो इसलिए वो ट्रेसेबल नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ जो इनलीगल काम करते हैं वही यूज़ नहीं करते। जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो भी डार्क वेब को ही यूज़ करती है, क्योंकि ऑब्वियस ये है कि हमारे मिलिट्री का, आर्मी का डेटा है, वो हम डायरेक्टली नॉर्मल सरफेस वेब पे तो वो सर्व नहीं कर सकते। जी बिल्कुल तो वो भी तो डार्क वेब ही यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ पे इनलीगल भी है और लीगल भी है, दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें वहाँ पे। तो सर फिर ऐसे तो डार्क वेब में भी कुछ छुपता नहीं है आज के डेट में। नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई भी वेबसाइट पे जाने के लिए प्रॉपर एक लिंक की ज़रूरत होती है, जी और वो लिंक वही दे सकता है जिसने वो वेबसाइट क्रिएट की हो। ओके करेक्ट है। जी जब तक आपके पास वेबसाइट की लिंक प्रेजेंट नहीं है तो आप वहाँ तक तो जा ही नहीं सकते। हाँ हाँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनलीगल काम ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, रेड रूम, देन आफ्टर जो ड्रग्स होते हैं वो भी वहाँ पे सेल होते हैं, गन सेल होती है, देन फिर आपके फेक पासपोर्ट बनते हैं वहाँ पे, देन आपकी ये जो अदर कंट्रीज़ की जो ये होती है आइडेंटिटी वो भी बनती है वहाँ पे। ओके मतलब वहाँ पे हर चीज़ है वहाँ पे, बस आपके पास एक प्रॉपर लिंक होनी चाहिए तो आप वहाँ तक जा सको। मतलब आज के डेट में जो ब्लैक मनी अर्न किया जा रहा है वो भी डार्क वेब से पॉसिबल है? नहीं, वो ब्लैक मनी अलग है। ये यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ,
फॉर एग्जांपल चाइल्ड पोर्न हो गया, देन फिर किसी के लीक वीडियोस हो गए, जी। सब वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये वो ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी उनके बने हुए टारगेट ऑडियंस है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही लिंक प्रोवाइड करते हैं ये। और ओह! वहाँ पे जो पेमेंट होता है जी। वो वहाँ पे बिटकॉइन या फिर पाई कॉइन के थ्रू किया जाता है ताकि वो ट्रेस ना हो सके। ओके। यस। बहुत इंटरेस्टिंग था सर ये तो। और मैं ये जानना चाहूँगी कि वो जो डेटा की आपने बात की, वो डेटा उनको मिलता कहाँ से है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज के डेट में व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं, बाकी जो ऐप्स हैं, जो कनेक्टिंग ऐप्स हैं, चैटिंग ऐप्स हैं, ये सभी यूज़ करते हैं। यस। सो मेरा ये सवाल है कि ये लीक कैसे होते हैं? देखिए, बेसिकली व्हाट्सअप हो गया, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। जी। टेलीग्राम भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। हाँ। करेक्ट है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, हुँ। यहाँ पे क्या होता है, मैसेज और मैसेज में हम कम्युनिकेशन करते हैं। जी। करेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पुलवामा अटैक। ओके। हाँ। तो क्या होता है कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल उनको कम्युनिकेशन तो उसमें करना ही है, तभी जाके वो प्लान करते हैं। हाँ। करेक्ट है। तो कम्युनिकेशन के लिए वो ऐसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहाँ पे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो, मतलब जो डेटा आ रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है और जो डेटा जा रहा है वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाए ताकि कोई उसको रीड ना कर सके। करेक्ट ओके। है। जी। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली वहाँ पे चैटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ। ओके। और वहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, जो कम्युनिकेशन वो करते हैं वो बेसिकली एक तरीके से जो उनका मेन कम्युनिकेशन है उसको हाइड करके करते हैं वो। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल वो बॉम्ब का एग्जाम्पल नहीं लेंगे या फिर कुछ भी जो वर्ड्स को डिटेक्ट कर सकता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट, वो वर्ड्स को वहाँ पे यूज नहीं करता है। ओके। तो वो जैसे like, कोड वर्ड्स होते हैं। यस, लाइक फ्लावर, देन फिर खाना, देन सब कोई भी डिश की नाम ले लिया या फिर तो कलर वो का नाम लेके ले लिया। करते हैं। बट हमारी साइबर सिक्योरिटी में इतनी स्ट्रांग है कि इजीली उसको डिटेक्ट कर लेती है। जैसे पुलवामा अटैक के पहले उन्होंने क्या किए कि अटैक के पहले के जितने भी लोग नए लोग वहाँ पे कौन आए, देन उनकी चैटिंग क्या हो रही थी कंटिन्यू, देन फिर उनकी जीपीएस लोकेशन जहाँ पे अटैक परफॉर्म हुआ वहाँ के आसपास कौन से मैक्स क्राउड कंटिन्यू वहाँ पे रह रहे थे, देन कंटिन्यू उस दिन पे अटैक से पहले वहाँ पे कौन कौन लोग गए। जी। तो ये सब चीज़ों का डेटा कलेक्ट करके वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। देन वो आइडेंटिफाई होने के बाद जब उनका डिवाइस मिलता है उनको, तो वो डिवाइस में से फिर उनका डेटा निकालते हैं। तब जाके उनको पता चला कि ये अटैक पाकिस्तान के थ्रू, जैसे मोहम्मद के थ्रू किया गया है, क्योंकि उनके डिवाइसेस में पाकिस्तान वालों के साथ कनेक्शन करते थे वो, मतलब रेगुलर बेस पे उन पे करते थे वो। जी। उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए जीमेल का यूज़ करते थे, और जीमेल में जब भी जो भी मैसेज करते थे वो हिडन फॉर्म में होती थी। ओके। वहाँ पे भी वो वर्ड्स यूज़ नहीं करते थे, वो बेसिकली ऐसे मैसेज को ऐसे डिज़ाइन करते थे ताकि वो बेसिकली गवर्नमेंट के निगाह में ना आ सके। तो ये Okay. बात है। यस। मतलब आज की डेट में कोई मैसेज हम्म। प्राइवेट नहीं है। यस, करेक्ट। एवरीथिंग इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यस, वो नीड भी है अभी के टाइम में हमारी, ओके। क्योंकि कौन सा पर्सन क्या करे। जी। जब फॉर एग्जांपल हम मॉनिटर में है, जी। जब आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होंगी नहीं। बिल्कुल। करेक्ट है। हाँ। बट जब जो गलत चीज़ हो रही है, जब वो होने से पहले हम रोक दे, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। जी। करेक्ट है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पाकिस्तान के थ्रू अटैक आ रहा है, वो अटैक होने से पहले ही रोक दे, तो हमारा भी तो प्रॉफिट उसी में है ना। हम रेगुलर मॉनिटर में है, बट हम मॉनिटर में, मेन मॉनिटर में कब आते हैं, जब हम कुछ वर्ड्स को हिट करते हैं। जी। जैसे बॉम्ब, एटीसी, एनी अदर, जब हम उसको हिट करते हैं तब जाके हम उनके मेन मॉनिटर में आते हैं। नहीं तो ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी मॉनिटर में है ही। ओके। मतलब क्या आपका कहना यह है कि जितने भी इंडिया में या फिर वर्ल्ड में सीसीटीवी कैमरास हैं, यस। कहीं पे भी, लाइक हमारे पर्सनल यूज़ के लिए भी जो हम घर पे कैमरास लगाते हैं, ये सारे सीसीटीवी कैमरा भी कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रहे हैं? नहीं, ये मॉनिटर तो नहीं हो रहे, पर अभी के टाइम पे आपने देखा होगा कि नागपुर में हर जगह पे बेसिकली क्या हुआ है, कैमरे लगे हैं। फिर ऑल ओवर इंडिया में आप पकड़ लो, जी। हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। वो कैमरे लगाने का मेन पर्पस यही है कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो घर, और वहां से एक जन ने आपका एक्सीडेंट करके चले गए, ओह। तो उनको ट्रैक हम कैसे कर सकते हैं? कोई मीडियन है हमारे पास, ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा है, जी। तो उनको ट्रैक कैसे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे हमने अभी के टाइम पे इंडिया में हर जगह पे सीसीटीवी लगी हुई है, हाँ। तो हम उसका बेसिकली पाथ को फॉलो करते हुए वो एग्जैक्टली कहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर ये तो हो गया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बट कुछ ऐसे भी वीडियोस होते हैं जो पर्सनल होते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो वायरल हो जाते हैं। Yes. ये कैसे पॉसिबल है? बिलो पॉवर्टी लेवल के नीचे की जो हमारी मैक्स क्राउड है, हाँ। उनके लिए सेफ्टी मेन नहीं होता है, उनके लिए फ्री सोर्स मेन होता है। जी।
करेक्ट है। जी। तो फॉर एग्जांपल क्या होता है, अभी भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे होटल्स प्रेजेंट है जहाँ पे बेसिकली ये स्कैम होते हैं जी। और वो खुद करते हैं, क्योंकि हाँ। मैक्स क्राउड क्या करते हैं, जहाँ पे कम पैसे में मिल रहा है वहाँ पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे खुद का डेटा वो ब्रीच करके आ जाते हैं। सेकंड चीज मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी सोर्स ऐप जो आप क्रोम के थ्रू डाउनलोड करते हो हाँ फ्री जी। पर्पस के लिए। अभी के टाइम पे ऐसे ऐप बहुत सारे प्रेजेंट है जो बेसिकली आपके जो वीडियोस आपके फ़ोन में स्टोर होते हैं वो बेसिकली उनको अपने सर्वर पे स्टोर करके रखते हैं, देन फिर उसको कैसे यूज़ करना है वो डिपेंड करते हैं। बहुत सारे ऐप है जैसे कैसल है, या देन फिर ये है जो फ्री सोर्स मूवी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो ऑब्वियसली आपका डेटा अपने सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं। ओके। यस, तो वहाँ से वो डेटा लीक हो रहा है। बट सर, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि सिर्फ बीपीएल ही नहीं, बट मैंने देखा है कि और भी लोग जो हैं, अब जनरल यूज़र्स हैं, उनके भी बहुत सारे वीडियोस आपको डार्क वेब में देखने मिल जाते हैं, या फिर उन्हें पता भी नहीं होता है और वो चीज़ें चल रही होती है। और मैंने ये भी देखा है कि रियल लाइफ मर्डर्स भी आपको देखने मिल रहे हैं। यस, ये कैसे पॉसिबल है वहाँ सर? पे मेन चीज़ ये है कि क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, आपको एक अननोन सोर्स से एक मैसेज आता है जी। और वहाँ पे एक लिंक आती है या फिर कोई पीडीएफ आता है, कोई इमेज आती है, जी। आप उसको गलती से क्लिक कर देते हो। हम्म। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो इंस्टेंट वे में आपका अकाउंट हैक हो जाता है और ऑल ओवर आपका फ़ोन हैक हो जाता है। ओके। तो वो उनको जो जो आपको आपके इसमें से डेटा निकालना है वो डेटा निकाल लेते हैं। तो वो ये जो वीडियोस है वहाँ से ली जाती है। सर, हमारे जो आईडीज़ हैं वो भी हैक होती है, उसको पता करने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन है? आईडी हैक नहीं होती है, वो स्कैम होके वो चेंज की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल आपके मेल पे एक लिंक आई है जिसमें ये मेंशन करते हैं कि अब ब्लू टिक वेरिफिकेशन आया है, आप उसको क्लेम करने के लिए आपके आईडी के थ्रू उसको क्लेम कर लो। जी। करेक्ट है। तो मैक्स क्राउड क्या करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे। जी। जैसे वो लिंक पे क्लिक करेंगे ऑब्वियसली अपने वेरिफिकेशन के लिए उसको यूजर नेम पासवर्ड देना ही पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड दिए, फिर वहाँ पे उनको एक मैसेज दिखता है कि आफ्टर 24 आवर आपके इस पे ब्लू टिक वेरिफिकेशन आ जाएगा। जी। करेक्ट है। बट वो क्या होता है, बैकग्राउंड में वो यूजर नेम एंड पासवर्ड जिसने वो लिंक आपको भेजी है उसके बाद चले जाता है। फिर वो क्या करेगा, वो आईडी को लॉगिन करेगा, लॉगिन होने के बाद वहाँ पे क्या करेगा, सबसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करेगा, ईमेल एड्रेस चेंज करेगा। जी। जैसे ये दो चीज़ें चेंज हो गई तो ऑब्वियसली वो डेटा को रिकवर कर ही नहीं सकता, ना मेल को अपने अकाउंट को रिकवर कर सकता है, क्योंकि रिकवरी के हमारे पास सिर्फ दो ही मीडियम है, एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल एड्रेस। उन्होंने वो दोनों चेंज कर दिए। जब दोनों चेंज किए तो आप रिकवरी नहीं कर सकते ना उसको। इसलिए मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि जब तक आपको जिसने वो लिंक भेजा है या फिर जो भी है, जब तक उसकी ऑथोरिटी का आपको पता ना हो उस चीज़ पे आप क्लिक करो ही मत। ओके सर, तो जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल अटैक्स, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और साइबर अटैक्स भी कुछ टर्म है जो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है और ये कैसे होते हैं। बेसिकली अटैक सिर्फ सिंगल अटैक नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे अटैक्स के टाइप्स होते हैं। फिशिंग अटैक, सेशन हाईजैकिंग अटैक, डीडोस अटैक, मैन इन द मिडल अटैक्स, ब्रूट फोर्स अटैक, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स है। ठीक है। फॉर एग्जांपल डीडोस अटैक का एक एग्जांपल लेते हैं। डीडोस अटैक होता क्या है, फॉर एग्जांपल अभी एक वेबसाइट होती है, करेक्ट है, एक वेबसाइट पे रेगुलर ट्रैफिक होता है नियर अबाउट 100 पीपल का। जी। ठीक है। और वहाँ पे एकदम से 2 लाख लोगों का ट्रैफिक वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगी क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इंस्टेंट वे में क्या हो जाएंगी, वो क्रैश हो जाएंगी। करेक्ट है। एक वेबसाइट जब क्रैश होती है तो पूरे के पूरे कंपनी के सर्वर्स डायरेक्टली क्रैश डाउन हो जाते हैं। ओके। तो उनको रिकवर करने के लिए लगता है टाइम। जी। और वो रिकवर करने के लिए पूरी एक टीम जाती है, तो उसमें लगती है कॉस्टिंग अल्सो। ओके। तो जब हम की डीडोस अटैक किसी पे परफॉर्म करता है तो मैक्स टू मैक्स ये चांस हो सकते हैं उस पर कि कंपनी को अच्छा खासा लॉस हो जाए। ओके। करेक्ट है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है सर? इस पे बचन बेसिकली जो ट्रैफिक लेवल होता है रेगुलर बेस का, उसको हमेशा हर कंपनी बढ़ा के रखती है। फॉर एग्जांपल जब उनके इस पे 100 लोगों का रेगुलर बेस पे ट्रैफिक होगा तो वो उनका ट्रैफिक नियर अबाउट 1000 से 2000 के आसपास लगते हैं, तो इतना बढ़ा के रखते हैं 10x। यस। ओके। ताकि वो डीडोस अटैक वहाँ पे परफॉर्म होने में थोड़ा और डिफिकल्टी हो, बट तभी भी डीडोस अटैक परफॉर्म हो सकता है। तो सर, जैसे आपने इस अटैक के बारे में एक्सप्लेन किया, जब आप आंसर कर रहे थे तब आपने और भी ऐसे अटैक्स का जिक्र किया था, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो अटैक्स कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रूट फोर्स अटैक लेते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, बेसिकली एक यूज़र और एक हैकर बेसिकली उसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे कंटिन्यू अटैक करते रहता है।
Okay. ताकि उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड का एक मैच उसको मिल सके। इट्स कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड पे अटैक परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे बेसिकली मल्टीपल यूजर नेम एंड मल्टीपल पासवर्ड को वहाँ पे अपलोड किया जाता है। जब तक कोई एक वैलिड कॉम्बिनेशन ना मिले तब तक वो अटैक परफॉर्म होते रहता है। जैसे ही उसको एक वैलिड कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो वैलिड कॉम्बिनेशन वो चीज़ दिखाती है कि हाँ ये वैलिड कॉम्बिनेशन वहाँ पे प्रेजेंट है। करेक्ट है। यहाँ पे और एक चीज़ यूज़ होती है, वैलिड कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए एक टूल यूज़ करते हैं जिस टूल का नाम है क्रंच। क्रंच से हेल्प से बेसिकली आपकी एक बेसिक डिटेल को वहाँ पे फीड करके उससे एक रिपोजिटरी क्रिएट की जाती है। देन फिर वो रिपोजिटरी यूजर नेम एंड पासवर्ड पे अपलोड की जाती है। जी। तब जाके वो अटैक उस पर कंटिन्यू परफॉर्म होता है। जैसे वो अटैक में बेसिकली क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपका एड्रेस हो सकता है, आपका फैमिली नेम हो सकता है, आपके डेट रिलेटिव ऑफ का बर्थ हो सकती है। नंबर, सभी ये सभी कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हम बेसिकली एक फाइल को क्रिएट करते हैं, जो फाइल को हम वहाँ पे अपलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक टूल जो बेसिकली अटैक पर्पस के लिए क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल एक अटैक एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रा करके एक टूल प्रेजेंट है हमारे लिनक्स इन्वायरमेंट में, जिस पे बेसिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड अटैक परफॉर्म किया जाता है कोई भी वेबसाइट या फिर किसी भी चीज़ पे, जिसकी हेल्प से वो एक वैलिड कॉम्बिनेशन आपको फाइंड करके देता है। देन फिर वो वैलिड कॉम्बिनेशन जो है वो वहाँ पे आप जैसे अपलोड करते हो तो इजीली आपको उस चीज़ का एक्सेस मिल जाता है। ओके। यस, इट्स कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। देन आता है हमारा फिशिंग अटैक, जिसमें ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग में वो 2 से 3 तो एग्जांपल आपको दिए ही है, जिसमें बेसिकली फेसबुक के थ्रू अटैक परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल फिशिंग अटैक बेसिकली ऐसे होता है, जो एक हैकर और जो अटैक करने वाला परफॉर्म किसी भी पर्सन पे, वो बेसिकली एक लालच देता है उसको कि वो चीज़ पे वो क्लिक करे। ओके, जैसे पॉपअप्स आते हैं। यस, पॉपअप नहीं, बेसिकली वो क्या होता है कि हो सकता है कि उसको कोई लिंक मिले या फिर कोई चीज़ की एक इमेज मिले जिसमें बेसिकली इंटीग्रेटेड हो कुछ मालवेयर उसके अंदर। जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो ऑब्वियस ये है कि उसका डेटा उसके बाद चले जाएंगे या फिर उसके फ़ोन का एक्सेस उनको मिल जाएगा। इसको फिशिंग अटैक बोलते हैं। जैसे हम फिशिंग में किसी फिश को पकड़ने के लिए एक चारा डालते हैं, वैसे ही ये अटैक को परफॉर्म करने के लिए हम एक चारे के फॉर्म में वर्ड फाइल, PDF या फिर ETC या फिर लिंक कुछ भी ले सकते हैं, जिसके थ्रू में ये फिशिंग अटैक को परफॉर्म करते हैं। देन फिर मैन इन द मिडल अटैक, जो बेसिकली मैन इन द मिडल मतलब जो एक यूज़र है दूसरे यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है जी। उसके बीच में एक हैकर जो है एंटर कर लेता है। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो हैकर के थ्रू होते हुए दूसरे पर्सन के पास जाती है। तो Okay. उसमें ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल उन्होंने हाई मैसेज टाइप किया, यहाँ तक आया, इसने हाई को हेलो में शिफ्ट कर दिया, देन फिर यूज़र के पास गया। उनके लिए Okay. ऑथेंटिकेट यूज़र तो यूज़र 1 है, जी। बट जिसने बीच में से चेंज किया वो तो यूज़र अलग ही है ना, वो हैकर है। ओके, ये मैसेज में चेंज नहीं होता है, बेसिकली वो हो सकता है जो उनके पेमेंट है उनको डाइवर्ट करके अपने पास ले ले। जी। Yes. तो क्या ऐसे ही व्हाट्सएप क्लोनिंग होती है? नहीं, क्लोनिंग इज बेसिकली डिफरेंट पार्ट। ओके। यस, क्लोनिंग बेसिकली कोई भी वेबसाइट का एक क्लोन क्रिएट किया जाता है, जिस क्लोन होने के बाद फिर उसके थ्रू अटैक परफॉर्म किया जाता है। ओके। यस, क्लोनिंग मतलब जो बेसिकली सेम वेबसाइट उसकी कॉपी क्रिएट की जाती है विद द यूजर नेम, जो उसका DNS नेम होता है उसको चेंज रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल www.facebook.com है, करेक्ट है। मैं एक क्लोनिंग वेबसाइट बनाऊंगा जिसका नाम है www.face डबल ओ की जगह मैं TRIPPLE करके ओ कर दूंगा, दैट मीन हो गया DNS चेंज हो गया। जी। तो ऑब्वियस ही है, तो वो DNS तो मुझे मिल सकता है। तो मतलब एक ही वेबसाइट का, और कोई भी यूजर इतने गौर से नहीं देखता है कि वेबसाइट में कुछ चेंजेस है। तो सर जैसे आपने कहा कि ये जो डेटा है ये आपको अवेलेबल हो जाता है, क्या इतना इजी है इतना सारा डेटा फाइंड करना? यस, यहाँ पे एक टूल का मैक्स टाइम यूज होता है, इट्स कॉल्ड ओसेंट। ओसेंट में आप किसी भी पर्सन की इन्फॉर्मेशन या फिर किसी ईमेल के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन या फिर उनका डेटा कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मुझे देखना है कि एक पर्सन के ईमेल एड्रेस मेरे पास प्रेजेंट है, उसके हेल्प से देखना है कि ईमेल एड्रेस कौन कौन से एप्लीकेशन पे लॉगिन की गई थी। ओके। तो मैं ओसेंट के हेल्प पे वहाँ पे एक टूल होता है जिसके हेल्प पे वहाँ पे जब मैं ईमेल एड्रेस मेंशन करूँगा तो वो क्या करेंगे, उसका ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल वहाँ पे नियर अबाउट 625 टूल्स के ऑलरेडी पेजेस वहाँ पे प्रेजेंट है। लाइक जैसे फेसबुक का पेज हो गया जहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है, वैसे ऐसे टोटल 625 पेजेस वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है, बेसिकली वो ईमेल एड्रेस पे सभी पेजेस पे लेके जाता है और अकाउंट है कि सिर्फ लॉग इन करने की कोशिश करता है। जब वहाँ पे अकाउंट फाउंड होता है तो फिर वो वहाँ पे दिखाता है कि ये पर्सन के यहाँ पे बेसिकली अकाउंट प्रेजेंट है। सेम एज इट इज़ जब आप किसी पर्सन का नेम मेंशन करते हो
तो ऑल ओवर इंटरनेट पे वो नेम के जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको निकाल के देता है। आप टेलीफोन नंबर से भी कर सकते हो, उनके वेरिफिकेशन से भी कर सकते हो, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से लेकर कर सकते हो। तो बेसिकली ओएस एनालिटिक्स जो टूल होता है हमारा, उसके हेल्प से आप किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो ये सभी के लिए अवेलेबल है? यस, ये सभी के लिए अवेलेबल है। आप सिंपली ओएस एनआईटी फ्रेमवर्क सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल सकता है वो। ऑल राइट, सो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपने हमें बताया। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो अब साइबर की सिक्योरिटी की बात आई है, तो हम सिक्योरिटी पर्पस से ही आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसे कौन से वेबसाइट्स हैं या फिर ऐसे वेबसाइट्स हैं भी जहाँ पे जिसके थ्रू जो व्यूअर्स हैं वो अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मेन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पासवर्ड जब भी क्रिएट करो, हम्म। वो पासवर्ड इजीली ना हो सके। उसमें स्मॉल कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करो, देन नंबर्स यूज़ करो, सिंबल्स यूज़ करो, और ट्राई करो कि जो पासवर्ड है वो 14 डिजिट के ऊपर हो। क्योंकि मैंने एक स्टार्टिंग में एक अटैक के बारे में डिस्कस किया था, ब्रूट फोर्स अटैक। तो जितना पासवर्ड छोटा रहेगा उतना इजीली और उतना फास्टेस्ट वे में यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा। करेक्ट है। तो जितना पासवर्ड बड़ा रहेगा उतना उसको डिफिकल्ट जाएगा वो पासवर्ड को फाइंड करना। सेकेंड आता है कि जब भी आपको कोई अनऑथराइज सोर्स से कुछ भी मेल आए या फिर ईमेल आए या फिर लिंक आए या फिर पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, इमेज, ईटीसी कुछ भी हो, उस पर कभी क्लिक मत ही करो जी। जब तक ऑथेंटिकेट का वेरिफिकेशन ना हो। थर्ड थिंग, जितना हो सके फ्री सोर्स की तरफ आप मत जाओ, जहाँ पे बेसिकली थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू आपको ऐप को डाउनलोड करना अगर पड़े। जी। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे बेसिकली आप उसके हेल्प से अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अभी आप एक डॉक्टर हो, आपके पास कंटिन्यू पेशेंट जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर कौन से पेशेंट का है। जी। तो ऑब्वियसली आपको हर फाइल को तो ओपन करना ही पड़ेगा। हो सकता है जो बेसिकली आपका पेशेंट हो, टेस्ट रिपोर्ट हो, जी। करेक्ट है, जी। मैक्सिमम वो चांसेस हो सकते हैं। तो उस टाइम पे एक टूल वहाँ पे यूजली यूज़ कर सकते हो, इट्स कॉल्ड टोटल वायरस। तो वहाँ पे जाके आप वो फाइल को अपलोड करो, देन फिर वो वहाँ पे वेरीफाइड करके आपको बताएगा कि वो फाइल सेफ है या नहीं है। ओके। सेम एज इट इज़ और सच्चा साथी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन जब भी बाय करते हो, तो सेकेंड हैंड फ़ोन को आप वहाँ से वेरीफाइड कर सकते हो। कहाँ कि से वो सर? संचार साथी। ओके। ओके। तो वहाँ से बेसिकली आप वेरीफाइड कर सकते हो कि वो फ़ोन किसी ऑथेंटिकेट यूज़र का है या नहीं है, या फिर चोरी का फ़ोन है, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट वहाँ पे हुई है या नहीं हुई है। जी। जब भी आपको कोई भी वेबसाइट पे जाना हो और आपको वो चेक करना हो कि वो वेबसाइट ऑथेंटिकेट वो प्रॉपर है या नहीं है, तो आप शोडन पे जा सकते हो। शोडन से वो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, उसके आईपीस क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं है, देन फिर वहाँ पे चेक कर सकते हो। देन फिर आता है हैव आई बीन पॉन। बेसिकली ये यहाँ पे आप ईमेल को वेरीफाइड करके आपका ईमेल एड्रेस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है आप उसको पता कर सकते हो। ओके। तो ये इतनी सारी जो वेबसाइट है उसके हेल्प से आप बेसिकली अपने आप को सिक्योर रख सकते हो। और सर जैसे मैंने और भी एक बात सुनी थी कि आपका आधार कार्ड जो है या इस तरीके के कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वो आप ऐसे मत शेयर कीजिए, उसका भी एक तरीका होता है। यस, वहाँ पे अपना आधार कार्ड के वेबसाइट पे एक चीज़ प्रेजेंट है, मास्क आधार कार्ड। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो आपका आधार कार्ड नंबर होता है वो पूरा का पूरा आधार कार्ड नंबर नहीं दिखता है, कुछ डिटेल को वो हाइड करके आपको एक आधार कार्ड की कॉपी प्रिंट देता है, जी। जिसको आप बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हो आपकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ओके। यस। तो सर जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें आए दिन किसी भी फॉर्म फिल करने के लिए लगते हैं और हम उसे अटैच करते हैं, तो यूजुअली मैं उन्हें अपने जीमेल पे स्टोर करके रखती हूँ खुद को सेंड करके। तो क्या वो सेफ़ है और कितने हद तक सेफ़ है? बेसिकली जब भी आप मेल करते हो वहाँ पे तो सेफ है ही, क्योंकि ऑब्वियसली गूगल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी ब्रीच तो वहाँ पे नहीं होंगे। बट यहाँ पे भी एक चीज़ है कि जी। फिशिंग अटैक तो हो ही सकता है। यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, डिजी लॉकर करके एक एप्लीकेशन आती है जी। जिसको बेसिकली गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और सभी चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर रख सकते हो और आप जहाँ पे चाहे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बेसिकली वो अप्रूव किया है ऑल ओवर इंडिया के लिए कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो और आपके पास डिजी लॉकर में प्रेजेंट हो, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट में कोई भी इसमें उसको यूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको नहीं बोल सकती है, लाइसेंस एंड ईटीसी। तो ये तो रही हमारी इन्फॉर्मेशन की बात। इसके अलावा हमारे व्यूअर्स के लिए आप जनरल प्रिकॉशनरी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या बताना चाहेंगे? यस, स्टार्टिंग से मैं बस वही चीज़ बोल रहा हूँ कि बेसिकली जब भी आपका डेटा होता है
वो कोई भी अनऑथराइज सोर्स पे कभी डेटा को सेंड करो ही मत, या फिर कोई भी अनऑथराइज सोर्स से कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो ही मत। सेकेंड थिंग, जब भी आपको कोई भी मूवी के लिए जब थर्ड पार्टी सोर्स के तरफ जाते हो, उसके तरफ ना जाते हुए जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ पे ही जाओ और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर्म में ही उसको यूज़ करो, क्योंकि कोई भी चीज़ अभी के टाइम में तो फ्री में नहीं है। जो चीज़ भी आपको फ्री में मिल रही है उसकी एक कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट आपका डेटा भी हो सकता है, आपके पर्सनल वीडियोस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हमेशा जब भी पासवर्ड बनाओ तो उसको जितना हो सके उतनी लेंथ उसकी बढ़ा के रखो। कोई पर्सन है जो जिसका फॉर्मेटिंग गलती से हो गया तो उसका पूरा डेटा चले जाता है। इस वक्त क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो अपना डेटा कैसे रिस्टोर कर सकता है? यस, अब इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे प्रेजेंट है जो 99 नहीं 100% क्लेम करते हैं कि वो डेटा रिकवर करके देंगे। फॉर एग्जांपल रिकोवा एक सॉफ्टवेयर है, EasyS करके सॉफ्टवेयर है जो 100% डेटा रिकवर कर लेते हैं। जी, तब वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपना डेटा रिकवर इजीली कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। तो व्यूअर्स, जैसे आपने देखा काफ़ी सारे आई ओपनिंग फैक्ट्स आपको आज पता चले और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली। तो मैं इसके लिए थैंक्स देना चाहूँगी हमारे आज के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर भूषण सर को। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग आवर शो। ये था हमारा पहला एपिसोड ऑफ द साइबर टॉक्स, और इसी तरीके के और भी एपिसोड्स लेके मैं ऐश्वर्या आपकी होस्ट जल्दी आऊँगी। साथ ही साथ मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर साइफरनेट एड्यूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को। साइफरनेट एड्यूवर्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ के लेबॉरेटरीज भी काफ़ी एडवांस है जो कि आज के कॉलेजेस में भी अवेलेबल नहीं है। ये ना ही सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं बल्कि इनके सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे आप अच्छी खासी प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। So this was your host Ishwarya signing off. See you in the next episode of the Cyber Talks. तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे और don't just be safe but be cyber safe. Thank you.